जूते पॉलिश करने वाला लड़का जो बना दुनिया का महान फुटबॉलर। एडसन अरांटेस की जिंदगी की सच्ची कहानी जो आपके अंदर हिम्मत और आत्मविश्वास भर देगी। कहते थे वो ब्राजील की एक बस्ती में अपने परिवार के साथ रहता था। बेहद गरीबी की वजह से उसे अक्सर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी ताकि किसी तरह घर का गुजारा चल सके। इसीलिए वो अक्सर लोगों के जूते पॉलिश किया करता था। उसके पिता साफ सफाई का काम करते थे और उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, जो बड़ी मुश्किल से अपने 3 बच्चों को पाल रहे थे। डीको को फुटबॉल खेलने का काफी शौक था, इसलिए वो जल्दी से अपने जूते पॉलिश करके अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। बस्ती के बच्चों के पास खेलने के लिए फुटबॉल नहीं था, इसलिए वो कुछ कपड़ों को एक जुराब में भरकर उसकी गेंद बनाकर खेलते थे। वो गेंद को घरों के ऊपर से उछालते और उसे जमीन से टच नहीं होने देते थे, जो इस खेल को और भी इंटरेस्टिंग बना देता था। डीको ने फुटबॉल की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर फिर भी वो काफी अच्छा फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल खेलने की वजह से उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। इसी वजह से डीको और उसके छोटे भाई को अपनी माँ से डांट भी पड़ती थी, क्योंकि उसकी माँ को फुटबॉल पसंद नहीं था। 1950 में ब्राजील और यूरुग्वे के बीच फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था और एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग उस मैच की कमेंट्री सुन रहे थे, जिसमें डीको के पिता भी बैठे थे। बस्ती के बच्चे भी उस रेस्टोरेंट की छत पर चढ़कर उस मैच की कमेंट्री सुन रहे थे। सबको ब्राजील की टीम से बहुत उम्मीदें थी और सब ब्राजील की जीत के लिए दुआ कर रहे थे, पर बदकिस्मती से ब्राजील वो गेम हार जाता है और डीको के पिता दुखी होकर रोने लगते हैं। अपने पिता को रोता हुआ देखकर डीको भी रोने लगता है। फिर वो उनसे कहता है, बाबा मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जरूर जीतूंगा। पर उसके पिता उसे अपनी माँ की बात सुनने के लिए कहते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। अगले दिन डीको की माँ उसे अपने साथ एक बंगले की साफ सफाई करने के लिए ले जाती है। वहाँ वो उसे बताती है कि डीको के पिता बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, लेकिन चोट लगने की वजह से उनका सारा करियर बर्बाद हो गया। किसी ने फाइनेंशियली उनकी सपोर्ट नहीं की और अब गरीबी की वजह से उन्हें टॉयलेट साफ करने पड़ते हैं। इसी वजह से वो डीको को फुटबॉल खेलने से मना करती थी। जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर जाती है, कुछ लड़के वहाँ आ जाते हैं जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने फेवरेट फुटबॉलर की तरह खेलने की बात कर रहे थे। डीको कहता है कि वो भी पेले की तरह खेलेगा। सब लड़के हंसने लगते हैं क्योंकि उसका नाम पेले नहीं बीले था और डीको ने उसका नाम गलत बोला था। वो घमंडी लड़के डीको को पेले नाम से चढ़ाने लगते हैं और फ्लोर पर पानी भी गिरा देते हैं। तभी डीको की माँ वहाँ आ जाती है। उसे कुछ भी पता नहीं था, इसके बावजूद वो डीको की तरफ से उनसे माफी मांगती है और वो लड़के अपने घमंड में वहाँ से चले जाते हैं। वापस जाने से पहले डीको वो पैम्फलेट उठा लेता है जिसमें टूर्नामेंट की खबर थी। फिर बस्ती के बच्चे भी उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। वो एक बेडशीट का कपड़ा फाड़कर खुद के लिए टी शर्ट्स तो बना लेते हैं, लेकिन उनके पास जूते नहीं थे। जूते ना होने की वजह से बंगले वाले किंग्स टीम के बच्चे उनकी टीम को शूलेस वंस बुलाकर उनका मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो बच्चे शर्मिंदा हो जाते हैं। तो अपने लिए जूतों का इंतजाम करने के लिए वो मूंगफली की बोरियां चुराकर भाग जाते हैं और बाजार में उसे बेचने लगते हैं। लेकिन किंग्स टीम के घमंडी बच्चे बाजार में उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो डीको को पेले नाम से भी चिढ़ाते हैं। तो गुस्से में डीको उसे थप्पड़ मार देता है और उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। डीको की माँ को लगता है कि स्कूल टीचर ने उसे बुरी तरह पीटा है और वो उसके स्कूल जाने लगती है। लेकिन डीको के पिता को सब पता था और वो कहते हैं कि वो कल खुद उस टीचर से मिलेंगे। बाद में वो डीको से कहते हैं कि झगड़े का कारण तुम्हारी इनसिक्योरिटी है। तुम्हें अपने हालातों पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और एक अच्छा खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देता है, न कि लड़ाई झगड़े से। डीको ये जानकर बहुत खुश था कि उसके पिता उसके साथ हैं। फिर फाइनल मैच का दिन आ जाता है और ये मैच किंग्स और शूलेस वंस के बीच में था। फाइनल मैच में सेंटोस क्लब की ओर से ब्राजील के फुटबॉल लेजेंड वाल्डेमार दे ब्रीतो भी मौजूद थे, जो अच्छे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने वाले थे। किंग्स टीम के घमंडी बच्चों ने शूलेस वंस के कैप्टन डीको का नाम पेले लिखवा दिया था और जब उसका नाम अनाउंस होता है तब डीको को गुस्सा आने लगता है। डीको के दोस्त अपने लिए कुछ पुराने जूते तो ले आए थे, लेकिन वो उनके साइज के नहीं थे। फिर भी वो उन्हें पहन लेते हैं, मगर उनकी स्पीड कम हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर दूसरी टीम गोल पर गोल करके स्कोर 6-0 पर ले जाती है। वो डीको को पेले नाम से चिढ़ाते हैं और डीको झगड़ने लगता है, लेकिन तभी वो अपने पिता की ओर देखकर रुक जाता है। फिर वो अपने जूते उतारकर फेंक देता है और पूरे फोकस के साथ वैसे ही खेलने लगता है जैसा वो अपनी बस्ती में खेला करता था। उसके स्किल्स बहुत इम्प्रेसिव थे, क्योंकि दूसरी टीम का कोई भी खिलाड़ी उसे रोक नहीं पा रहा था और डीको आगे बढ़ता हुआ अपना पहला गोल कर देता है। फिर बाकी बच्चे भी अपने जूते उतारकर खेलने लगते हैं। वो बच्चे गेम को पूरी तरह से पलट देते हैं और दूसरी टीम को पछाड़ते हुए गोल पर गोल करने लगते हैं।
स्कोर 6-5 पर पहुंच चुकी थी, लेकिन टाइम खत्म होने की वजह से डीको की टीम हार जाती है। मगर सारी ऑडियंस को शूले स्वान्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी और डीको के सम्मान में सारा मैदान पेले नाम से गूंज रहा था। अब सब लोग उसे पेले नाम से जानने लगे थे। किंग्स की टीम ने तो सिर्फ मैच जीता था, मगर डीको सबके दिल जीत चुका था और वाल्डेमार डेब्रिटो डीको की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर उसके पिता को अपना कार्ड देते हैं। मैच खत्म होने के बाद मूंगफली के गोदाम में काम करने वाले कुछ लोग वहां आ जाते हैं, जो चोरी का बदला लेने के लिए डीको और उसके दोस्तों का पीछा करने लगते हैं। उनसे बचने के लिए डीको अपने दोस्तों के साथ जंगल में चला जाता है, लेकिन गिरने की वजह से एक बच्चे को चोट लग जाती है, जिसे डीको एक गड्ढे में छुपा देता है। पर तेज बारिश की वजह से जमीन धंस जाती है। डीको अपने दोस्त को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा मिट्टी में दबने की वजह से मर जाता है। अपने दोस्त की मौत के बाद डीको बहुत दुखी था। वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता था, जो अपनी माँ को सारी बात बता देता है। उसकी माँ जानती थी कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, पर वो काफी दुखी था। वो कहता है कि अब मैं एक अच्छे बच्चे की तरह फुटबॉल छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। अगले दिन स्कूल के बाद डीको के पिता उसे अपने साथ काम पर ले जाते हैं, जहाँ हॉस्पिटल में वो साफ सफाई का काम करते थे। उनका काम काफी सख्त था, लेकिन उसके पिता बहुत मेहनती थे, जो पूरे धैर्य के साथ अपने काम को खत्म करते हैं। और अपना काम खत्म करने के बाद वो डीको को बताते हैं कि कैसे वो बचपन में एक आम को फुटबॉल बनाकर खेलते थे, और वो उसे कुछ स्किल्स भी सिखाते हैं। लेकिन डीको अपने पिता की बात को इग्नोर कर देता है। वो बस्ती में फुटबॉल खेलते हुए बच्चों को भी इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो अभी तक खुद को उस एक्सीडेंट का दोषी मानता था। लेकिन धीरे धीरे उसके पिता की मेहनत का असर होने लगता है और वो अपने पिता की तरह प्रैक्टिस करने लगता है। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और डीको 15 साल का हो चुका था। उसके पिता उसे बहुत सारी नई नई टेक्निक्स सिखाते हैं, जिसे डीको बड़ी लगन से सीखता है। एक दिन उसकी माँ उसे अपने पिता के साथ प्रैक्टिस करते हुए देख लेती है। वो डीको के स्किल्स देखकर समझ चुकी थी कि फुटबॉल ही डीको की मंजिल है, और वो फुटबॉल स्काउट वाल्डेमार डेब्रिटो को वहाँ बुलाती है। जब डीको घर वापिस आता है तो वाल्डेमार वहाँ पहुँच चुके थे। वो उसे सैंटोस फुटबॉल एकेडमी में शामिल करना चाहते थे। ये बात सुनकर डीको बहुत खुश होता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। डीको वाल्डेमार के साथ सैंटोस चला जाता है और अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। डीको का कोच उसे फुटबॉल की ट्रेडिशनल टेक्निक सीखने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डीको का तरीका पसंद नहीं था। वो कहता है कि तुम बंदरों की तरह खेल रहे हो। कोच उसे 1950 का फाइनल मैच भी दिखाता है, जिसमें ब्राजील की टीम ने ट्रेडिशनल तरीके का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप हार गए थे। लेकिन अपने पुराने तरीके को भूलकर ट्रेडिशनल तरीके से खेलना डीको के लिए आसान नहीं होने वाला था। वो देर रात तक अपनी प्रैक्टिस करता है, लेकिन ट्रेडिशनल स्टाइल में उसकी गेम किसी नौसिखिए की तरह लग रही थी, जो वाल्डेमार भी नोटिस करते हैं, क्योंकि डीको प्रैक्टिस मैचेस में एक भी गोल नहीं कर पाया था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था और इसी चिंता में वो रात को रोता रहता था। फिर एक रात वो अपना सामान बांधकर रेलवे स्टेशन जा रहा था, तब वाल्डेमार उसे देख लेते हैं। वाल्डेमार उससे घर वापस जाने का कारण पूछते हैं। डीको कहता है कि कोच को मेरा फुटबॉल खेलने का तरीका पसंद नहीं है, दूसरे लड़के मुझसे बेहतर हैं, इसलिए मेरी सिलेक्शन होना मुश्किल है, और अगर मैंने पढ़ाई भी नहीं की तो मुझे भी टॉयलेट साफ करने पड़ेंगे। वाल्डेमार कहते हैं कि तुम्हारे फुटबॉल खेलने के तरीके को जिंगा स्टाइल कहते हैं, जिसका इस्तेमाल गुलामी के दौर में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए किया गया था, जिसकी वजह से आजादी हासिल करने में बहुत मदद मिली। लेकिन 1950 के वर्ल्ड कप में हार का कारण जिंगा स्टाइल को माना गया। तब से कोई भी जिंगा स्टाइल में खेलना पसंद नहीं करता। वाल्डेमार को इस बात का दुख भी था, क्योंकि जिंगा उनके पूर्वजों की विरासत थी और ब्राजील के लोग उसे भूलते जा रहे थे। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा जिंगा स्टाइल बहुत मजबूत है, तुम उन सबको जिंगा स्टाइल की ताकत दिखा दो जो इसे हार का कारण मानते हैं, या फिर किसी कायर की तरह अपने घर वापस चले जाओ। वाल्डेमार की बात सुनकर डीको अकेडमी में वापस चला जाता है। अगले दिन डीको फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन वो पास मिस कर देता है और अपनी ही टीम के खिलाड़ी से टकरा जाता है। तब वाल्डेमार को देखकर अपने पिता द्वारा सिखाई टेक्निक द जिंगा स्टाइल की उसे याद आती है। फिर वो अपने जिंगा स्टाइल में खेलते हुए गोल पोस्ट की ओर बढ़ने लगता है और वो फुटबॉल को हवा में उछालकर अपना पहला और बेहतरीन गोल कर देता है। उसका ये स्टाइल देखकर कोच उसे अपने पास बुलाता है। डीको उससे माफी मांगता है, लेकिन कोच को ये स्टाइल अच्छा लगा था और वो कहता है कि ऐसा फिर से करो। वो उस मैच में लगातार 4 गोल कर देता है, जिसकी खबर अखबार में भी छपती है। अब वो मशहूर होने लगा था और उसकी प्रमोशन जूनियर टीम में भी हो चुकी थी। जूनियर टीम में भी डीको की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी और एक दिन उसे पता चलता है कि उसे जूनियर टीम से सीधा प्रो टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है।
सिर्फ 15 साल की उम्र में डीको प्रो टीम में खेलने लगा था, जिसे खूब प्यार मिल रहा था। फिर एक दिन डीको अपनी फैमिली से मिलने जाता है। वो अपने पिता को फुटबॉल की कमेंट्री सुनने के लिए रेडियो गिफ्ट करता है और अगले दिन जब वो उस रेडियो पर वर्ल्ड कप के लिए नेशनल टीम सिलेक्शन के बारे में सुन रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि 16 साल के एडसन यानी डीको को भी टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है। उसके पिता बहुत खुश थे। फिर उसके पिता उसे बताते हैं कि वो जिंगा स्टाइल में फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन एक मैच में डाउट और इनसिक्योरिटी की वजह से वो शॉट नहीं मार पाए और उन्हें इंजरी हो गई, जिसके बाद उनका करियर खत्म हो गया। वो डीको से कहते हैं डाउट्स और इनसिक्योरिटी की जिंगा स्टाइल में कोई जगह नहीं है। वो उसे पेले नाम की टी शर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे खेलने के तरीके पर सवाल उठाएंगे, तब तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए, किसी तरह का डाउट, इनसिक्योरिटी या शर्मिंदगी नहीं। इसके बाद डीको अपनी नेशनल टीम से मिलता है, जो काफी फ्रेंडली थे, लेकिन वहाँ वो बंगले वाला लड़का जोज एल्टफिनी भी था और डीको का उसके साथ कंपटीशन था, क्योंकि कोच उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने वाला था। जोज को अपनी इटालियन बैकग्राउंड और अपने फुटबॉल के ट्रेडिशनल स्टाइल पर काफी घमंड था, जो माइक पर डीको और बाकी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो जिंगा स्टाइल में खेलते थे। उसकी वजह से रिपोर्टर्स जिंगा स्टाइल पर सवाल उठाते हैं, पर कोच कहता है कि हम ट्रेडिशनल स्टाइल में ही खेलेंगे, क्योंकि हम जिंगा की वजह से 1950 में हार गए थे। अपने ही देश में वो खिलाड़ी खुद को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि कोच दूसरे खिलाड़ियों को उनसे ज्यादा सिविलाइज्ड मानता था। फिर कोच डीको से कहता है कि मैंने ब्राजील के प्रेसिडेंट से वादा किया है कि हम जिंगा स्टाइल में खेलने की गलती दोबारा नहीं करेंगे। फिर वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, सेंटोस में जिंगा स्टाइल तुम्हारे लिए काम कर गया था, लेकिन इंटरनेशनल मैच में जिंगा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो जिंगा को जंगलियों का स्टाइल मानता था। डीको बाकी प्लेयर्स के साथ ट्रेडिशनल यूरोपियन वे में प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन ट्रेडिशनल वे में उसकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। फिर एक दिन मैच के दौरान कोच प्लेइंग 11 की सिलेक्शन करने वाला था, तब डीको का जोस के साथ कंपटीशन हो जाता है। जोस ट्रेडिशनल स्टाइल में काफी तेज था, जो बड़े आराम से डीको को बीट कर देता है। बदले में डीको अपने जिंगा स्टाइल में खेलने लगता है, लेकिन उसके घुटने में चोट लग जाती है। फिर डीको फोन पर अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। उसे डर था कि कहीं उसे भी अपने पिता की तरह टॉयलेट साफ न करने पड़े, और उसकी माँ कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हम सबका फैसला था, और ये बिल्कुल सही था, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताता है कि वो इस सीजन में खेल नहीं पाएगा, लेकिन अब डीको को रिप्लेस नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। तभी रेडियो पर न्यूज आती है, जिसमें वो कहते हैं कि ब्राजील के प्लेयर्स अभी भी अपनी गलतियों से कुछ सीखे नहीं हैं, क्योंकि जिंगा की वजह से उनके एक प्लेयर को चोट लग चुकी है। इस खबर से कोच और बाकी प्लेयर्स डीको से नाराज थे। फिर 1958 का वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है। डीको टीवी पर हर मैच को ध्यान से देखता है और अपने घुटने को जल्दी ठीक करने की हर संभव कोशिश करता है। ब्राजील की टीम शुरुआत में अपने कुछ मैचेस जीत जाती है, लेकिन उनका एक मैच काफी खतरनाक होता है, जिसमें ब्राजील की टीम के मेन प्लेयर्स घायल हो जाते हैं और जोज एल्टफिनी भी घायल हो जाता है। अब कोच के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, इसीलिए वो डीको को खेलने के लिए कहता है। डीको पूरी तरह से फिट नहीं था, लेकिन कोच उसे खुद को फिट दिखाने के लिए कहता है। डॉक्टर उसे जिंगा स्टाइल में ना खेलने की सलाह देता है, क्योंकि उसका घुटना अभी काफी कमजोर है। फिर डीको पहली बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाता है, जिसे टीवी पर देखकर उसके पिता प्राउड फील कर रहे थे, लेकिन स्टेडियम में सब लोग जिंगा की वजह से डीको का मजाक उड़ा रहे थे। कमजोर घुटने की वजह से डीको ठीक से खेल नहीं पाता, जो अपने पास मिस कर देता है। बावजूद इसके ब्राजील की टीम अपना पहला गोल कर देती है और वो मैच जीतकर सेमीफाइनल्स में पहुंच जाते हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला फ्रांस के साथ था, जिसमें फ्रांस के प्लेयर्स डीको से बड़ी आसानी से गेंद छीन लेते हैं और फर्स्ट हाफ में अपना पहला गोल कर देते हैं। इंटरवल के दौरान वो अपनी टीम के घायल खिलाड़ियों को देखता है और जोस के पास चला जाता है, जो अकेला बैठा था। डीको उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं खेल सकता, अगर तुम्हारी टांग ठीक है तो तुम मेरी जगह खेल सकते हो। लेकिन जोस कहता है कि प्रॉब्लम मेरी टांग में नहीं बल्कि मेरे दिमाग में है। वो कहता है कि मैं हमेशा से ही एक यूरोपियन बनना चाहता था, लेकिन मेरी सारी जिंदगी एक झूठ थी, क्योंकि मैं शुरू से ही एक ब्राजीलियन था और ब्राजील का सबसे खूबसूरत हिस्सा है द जिंगा स्टाइल, जिसकी आज के मैच में बहुत जरूरत है। उसकी ये बात डीको को काफी मोटिवेट करती है। फिर सेकंड हाफ में डीको अपने जिंगा स्टाइल में खेलने लगता है। वो ना तो कोच की बात सुनता है और ना ही डॉक्टर की, क्योंकि वो अपने दिल की बात सुन रहा था। डीको बड़ी तेजी से गोल पोस्ट की ओर बढ़ता है और गेंद को हवा में उछालकर गोल कर देता है।
फ्रांस की टीम डीको की टेक्निक्स को समझ नहीं पा रही थी, जिस बात का फायदा उठाकर डीको गोल पर गोल करके ब्राजील को वर्ल्ड कप फाइनल में ले जाता है। लेकिन उनका फाइनल मैच सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम स्वीडन के साथ था। फिर कोच उन्हें बताता है कि स्वीडन की टीम अपनी स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशंस के जरिए हर मैच जीत जाती है। वो उन्हें स्वीडन के सारे फॉर्मेशंस की प्रैक्टिस करवाता है और सिर्फ ट्रेडिशनल स्टाइल में खेलने के लिए कहता है। स्वीडन की टीम हर तरफ से ब्राजील से बेहतर थी, जिसमें उनका एक्सपीरियंस, सोफिस्टिकेशन, स्ट्रेटेजी और स्ट्रेंथ के साथ साथ उनका घिनौना गेम प्ले भी शामिल था, क्योंकि वो दूसरे प्लेयर्स को बुरी तरह से जख्मी करने में माहिर थे और अब उनके निशाने पर डीको था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वीडन का कोच कहता है कि ब्राजील की टीम 1950 की तरह ही हार जाएगी। वो ब्राजीलियन खिलाड़ियों को एबनॉर्मल बोलकर उनका मजाक उड़ाता है, क्योंकि किसी की कलाई थोड़ी मुड़ी हुई थी, किसी की एक टांग दूसरी से छोटी थी और किसी के हाथ की एक उंगली नहीं थी। सब लोग उन पर हंसने लगते हैं और नाराज होकर ब्राजील का कोच वहाँ से चला जाता है। फिर डीको के पिता उसे बताते हैं कि 1950 में भी ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से खिलाड़ियों में सेल्फ डाउट्स आ गए थे और उनका कॉन्फिडेंस गिर गया था। वो डीको को किसी भी तरह के डाउट से सावधान कराते हैं, क्योंकि टीम के प्लेयर्स उसे पेले नाम से बुलाने लगे थे। वो कहते हैं कि ये एक इशारा है, क्योंकि स्वीडन ब्राजील के एक एक प्लेयर का आत्मविश्वास तोड़कर उनके यूनिटी को तोड़ना चाहता है, इसलिए वो उसे अपनी टीम को एकजुट करने के लिए कहते हैं। अपनी टीम को एकजुट करने के लिए वो उन्हें फुटबॉल को होटल से लेकर पास वाले लाइट हाउस तक ले जाने के लिए चैलेंज करता है। पहले तो सब इसे बचकाना कहते हैं, लेकिन जोश के साथ देने पर सब मान जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को पास देने लगते हैं और बिना फुटबॉल को जमीन से टच किए उसे होटल से बाहर लाइट हाउस तक ले जाते हैं। डीको का ये प्लान काम कर जाता है, जो टीम में नया उत्साह भर देता है। फिर उनका कोच वहाँ आता है और कहता है कि अगर हम वैसे ही खेलेंगे जैसा मैंने तुम सबको सिखाया है तो हम हार जाएंगे। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने होटल में अपनी टीम को जिंगा स्टाइल में खेलते हुए देखा था, जो बहुत बेहतरीन था। कोच कहता है कि हर ब्राजीलियन खिलाड़ी की रगों में जिंगा स्टाइल है, जो हम सबको एकजुट करता है। पता नहीं कल हम जीतेंगे या नहीं, लेकिन कल हम सारी दुनिया को ब्राजील का असली स्टाइल, द जिंगा स्टाइल दिखा देंगे। फिर अगले दिन वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के लिए पूरी दुनिया काफी एक्साइटेड थी। उस मैच से पहले डीको अपने बचपन की टी शर्ट पहनता है, जिस पर पेले लिखा था। ऐसा वो अपने सेल्फ डाउट खत्म करने के लिए करता है, क्योंकि पेले उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत थी। सब उसे पेले कहकर बुलाने लगे थे और वो पेले नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। फिर मैच शुरू हो जाता है। स्वीडन के खिलाड़ी पेले को टारगेट करते हैं और उसे जख्मी करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पेले किसी तरह बच जाता है। पर स्वीडन पहले 4 मिनट्स के अंदर ही अपना पहला गोल कर देता है, मगर पेले खुद को फोकस करके जिंगा स्टाइल में खेलने लगता है और एक बेहतरीन पास देकर अपना पहला गोल कर देता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पेले से इंस्पायर होकर बाकी प्लेयर्स भी जिंगा स्टाइल में खेलते हुए अपना दूसरा गोल कर देते हैं। जिंगा स्टाइल में खेलते हुए उनकी टीम में अलग ही यूनिटी थी, जो इशारों की भाषा में बात करने लगे थे। उनकी टीम का ऐसा कोऑर्डिनेशन देखकर सब हैरान थे। जहां सब लोग जिंगा को बुरा समझते थे, अब वही लोग जिंगा की तारीफ करने लगे थे। ये लम्हा पेले के पिता के लिए बहुत खास था। जिंगा स्टाइल में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के जरिए ब्राजील की टीम 5-2 से फीफा वर्ल्ड कप जीत जाती है और ये सब पेले की वजह से ही संभव हो पाया था। अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद पूरा ब्राजील जश्न मना रहा था। 8 साल पहले अपने पिता से किए वादे को पेले ने पूरा कर दिखाया था। 17 साल के पेले इतिहास के यंगेस्ट प्लेयर थे, जिन्होंने न सिर्फ वर्ल्ड कप खेला बल्कि जीता भी। आगे चलकर पेले ने ब्राजील की टीम के साथ 1962 और 1970 का वर्ल्ड कप भी जीता। पेले एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप टाइटल जीते हैं और उनके नाम सर्वाधिक 1283 गोल्स करने का रिकॉर्ड भी शामिल है। उनकी वजह से ही जिंगा स्टाइल की खूबसूरती पूरी दुनिया को पता चली और आज जिंगा स्टाइल फुटबॉल का सबसे पसंदीदा स्टाइल बन चुका है। मुश्किलों से भरा पेले का सफर हमें अपने लक्ष्य के प्रति कड़ी मेहनत, दृढ़ता, त्याग और सबसे बढ़कर अपने डाउट्स और इनसिक्योरिटीज को भूलकर अपने आप और अपने काम से प्यार करना सिखाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं।